तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी टॉपिक ले आए हैं जो विभिन्न एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों वह टॉपिक है भारतीय जनगणना 2011। दोस्तों यह वीडियो एक शॉर्ट नोट की तरह है, इसलिए दोस्तों आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा तथा आवश्यकता हो तो आप इसे कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों देश में जनगणना का दायित्व दिया गया है केंद्र सरकार को अनुच्छेद 246 के तहत। तथा दोस्तों जनगणना विभाग का जो गठन हुआ था, जी हाँ दोस्तों, जनगणना विभाग का जो गठन है तो 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन है। तथा दोस्तों जनगणना विभाग का शीर्ष अधिकारी जो है वह होता है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। तथा दोस्तों राज्यों में जनगणना संबंधी कार्यों का निर्देशन व पर्यवेक्षण हेतु गठित विभाग है स्थायी जनसंख्या निदेशालय। चलिए दोस्तों आगे ध्यान से सुनते हैं। आगे है प्रशासनिक आंकड़ा 2011 के कुछ प्रमुख तथ्य ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रशासनिक आंकड़ा 2011 में कुल राज्य केंद्र शासित प्रदेशों सहित 35 बताए गए हैं। तथा दोस्तों भारत में कुल जिलों की संख्या 640 बताई गई है तथा नगरों की कुल संख्या 7933 बताई गई है और वैधानिक नगरों की संख्या 4041 बताई गई है। तथा दोस्तों जनगणना नगरों की संख्या 3892 बताई गई है और भारत में ग्रामों की संख्या लगभग 6,41,000 बताई गई है। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे है आधुनिक पद्धति पर आधारित व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन देश में की गई थी। तथा दोस्तों ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में सन 1872 में हुई। तथा दोस्तों जनसंख्या का क्रमवार आकलन शुरू हुआ सन 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के काल से तथा इसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना आयोजित की जाती है। तथा दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना जो भारत की थी उसे भारत की 15वीं जनगणना कहा जाता है। इसमें 1872 की जनगणना को भी शामिल किया जाता है। तथा दोस्तों यह जो 2011 की जनगणना थी यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना कही जाती है। तथा दोस्तों यह 21वीं शताब्दी की यह जनगणना जो है वह दूसरी जनगणना कही जाती है। तथा दोस्तों 15वीं जनगणना का जो नारा था वह है हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 15वीं जनगणना का जो नारा था वह था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। तथा दोस्तों जो जनगणना कराई जाती है वह जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई जाती है। तथा दोस्तों भारत का क्षेत्रफल जो है भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.4% है। तथा दोस्तों 2001 और 2011 की में दशकीय जनसंख्या वृद्धि भारत की रही है 17.7%। तथा 2001 से 2011 में भारत की वार्षिक वृद्धि दर रही है 1.64%। आगे देखिएगा दोस्तों, जो भारत में ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर रही है वो रही है 12.3%। तथा दोस्तों शहरी दशकीय वृद्धि दर जो रही है वो 31.8% रही है। तथा दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है और पहला स्थान चीन का है। तथा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। तथा दोस्तों जो भारत देश की जो जनसंख्या है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की कुल जनसंख्या के योग के बराबर है। तथा दोस्तों 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि लगभग 18.18 करोड़ रही, जो ब्राज़ील देश की जनसंख्या से थोड़ी सी कम है। तथा दोस्तों भारत में ग्रामों की संख्या लगभग 6.4 लाख है। तथा दोस्तों गांव में निवास करने वाले की जनसंख्या जो है वो 68.9% है। कितनी दोस्तों? 68.9%। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है। आगे देखिएगा दोस्तों,
औसत वार्षिक वृद्धि दर को यदि हम 0.9% तक ले जाए तो भी भारत 2045 तक विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। तथा 1911 से अगर 1921 के दशक में जनसंख्या ह्रास सबसे अधिक रही, अर्थात दोस्तों उस समय मृत्यु दर सबसे ज़्यादा रही। इसलिए दोस्तों इस दशक को भारत को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा भी दी गई है। यहाँ दोस्तों 1921 कर लीजिएगा, एक गलती से मिसप्रिंट हो गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 1971 के बीच रही, वह लगभग थी 24.80%। तथा दोस्तों भारत की जनसंख्या की वृद्धि 1971 से 1981 से 24.66%। दोस्तों ये डाटा जो है ये आप लिख जरूर लें, लेकिन ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे नहीं जाते। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है ये वाला, जो कि है भारत की जनसंख्या में वृद्धि 2001 से 2011 के बीच रही 17.7%। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य या हम संघ शासित राज्य की बात करें तो वह है दादर नगर हवेली और लगभग थी 55.9%। तथा दोस्तों न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य या संघ शासित राज्य की बात करें तो दोनों में मिला के होगा नागालैंड, जिसकी -6% रही है। तथा दोस्तों अगर 2001 की जनगणना में नागालैंड की दशकीय वृद्धि जो जनसंख्या वृद्धि थी वह सबसे ज़्यादा थी, वो थी 64.53%। लेकिन 2011 की जनगणना में दादर नगर हवेली है जिसकी 55.9% जनसंख्या वृद्धि रही है। आगे देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों की बात की जाए तो पहले स्थान पे आता है दादर नगर हवेली, सेकंड पोजीशन पे आता है दमन एंड दीव, तीसरे पोजीशन पे आता है पुदुचेरी। जहाँ पे दोस्तों पुदुचेरी की कुछ अगर विशेषताओं की बात करें तो पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। पहला इसका भाग जो यनम है वह आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है, तथा माहे जो है दोस्तों वह केरल में है, तथा दोस्तों कराईकल जो है वह तमिलनाडु में है, तथा दोस्तों पुदुचेरी जो है वह तमिलनाडु में है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर चौथा पोजीशन की बात की दोस्तों जनसंख्या वृद्धि में तो है मेघालय। तथा दोस्तों जिनमें से शुरू के जो 3 है 1, 2, 3 नंबर वाले वह केंद्र शासित प्रदेश है। और तथा दोस्तों अगर केवल राज्यों की बात की जाए तो मेघालय का स्थान जो मेघालय है वह सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य होगा। आगे देखिएगा दोस्तों, तथा दोस्तों मेघालय राज्य की कुछ विशेषताओं की बात करें तो मेघालय राज्य में 3 पहाड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि अक्सर एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। उनमें से पहला है गारो, सेकेंड है खासी, तथा तीसरा है दोस्तों जयंतिया। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट है भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर पूछा जाए तो वह है माशिनराम व चेरापूंजी। यह खासी पहाड़ी में ही स्थित है जो कि मेघालय राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों? मेघालय राज्य में पाया जाता है खासी पहाड़ी। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य कहे जाएं तो पहले स्थान पे आता है नागालैंड, दूसरे स्थान पे आता है केरल। तथा दोस्तों केरल की थोड़ी सी विशेषता यह है कि यहाँ कोलम बीच केरल में पाया जाता है जिसे भारत का पहला टॉपलेच बीच कहा जाता है। तथा दोस्तों केरल के तटवर्ती भाग में लेगून पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। तथा दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में पहला तो नागालैंड हुआ, दूसरा तो केरल हुआ, तथा दोस्तों तीसरा लक्षद्वीप है, और चौथा दोस्तों आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तथा दोस्तों अंडमान निकोबार की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें जो अक्सर एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, वो है कि यहाँ निम्न जनजातियाँ पाई जाती है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनमें से एक है ओंग जनजाति, दूसरा है जोरवे, तीसरा है निकोबारी, चौथा है सोम्पेन, जो कि इसमें सोम्पेन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तथा और है अंडमानी। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की बात करें
उत्तर प्रदेश जनसंख्या की वृद्धि दर रही है 20.2%। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट। अगला दोस्तों अगर बात करें दशकीय जनसंख्या वृद्धि के क्रम की बात करें तो उत्तराखंड सबसे कम है और बिहार में सबसे ज़्यादा। आगे दोस्तों हम बात कर सकते हैं परीक्षा में कुछ बन सकने वाले योग्य प्रश्न के विषय में, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बात करें जनगणना 2011 की बात करें तो जनगणना 2011 में भारत के महारजिस्ट्रार या जनगणना आयुक्त जो थे वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सी चंद्रमौली। तथा दोस्तों यदि हम भारतीय जनगणना 2001 में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की बात करें तो यह थे जयंत कुमार बांठिया। इसमें से दोस्तों ये वाला जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों यह है कि वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार या जनगणना आयुक्त हैं शैलेश जी। जी हाँ दोस्तों, कौन है? शैलेश जी। और इनका कार्यकाल रहेगा 28 जुलाई 2017 तक। इनकी नियुक्ति के समय इनका कार्यकाल घोषित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के महारजिस्ट्रार, किसकी बात दोस्तों? भारत के महारजिस्ट्रार या जनगणना आयुक्त की नियुक्ति यह होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट है अंतिम आंकड़े जारी होने के लगभग 2 साल बाद आंकड़े जारी किए जाते हैं जनगणना के। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे क्या है? प्रमुख तथ्य जनगणना 2011 के अनुसार यदि हम बात करें दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 2 राज्यों की, तो इसमें से पहले स्थान पे आते हैं दोनों राज्य हैं। पहले आएंगे आपका दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों की बात की जाए दोस्तों तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है। पहले स्थान पे राजस्थान का है, उससे कम आता है मध्य प्रदेश का, उससे भी कम है महाराष्ट्र का और सबसे कम होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। तथा दोस्तों यदि जनसंख्या की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश का सबसे पहले नंबर पे स्थान आता है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अपना है सिक्किम। तथा दोस्तों सिक्किम में एक नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तथा दोस्तों ये सिक्किम तो हुआ तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, लेकिन यदि दोस्तों हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य में गोवा की जनगणना की जाती है। तथा दोस्तों ये थे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम हुआ और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हुआ। अब बात हम करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो है हमारा लक्षद्वीप। तथा दोस्तों ये थे दोनों क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश कहें तो दिल्ली, और अगर राज्यों में वैसे कहें तो यूपी का स्थान नंबर 1 पे है। तथा दोस्तों यदि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कहें तो होगा हमारा लक्षद्वीप। आगे देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? उसमें से पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है बिहार और चौथे नंबर पे आता है हमारा दोस्तों पश्चिम बंगाल। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे क्या है? आगे है अगला पॉइंट है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश वाले। अगर ऊपर वाला पॉइंट दोस्तों हमारा था राज्यों में, अब केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो पहले स्थान पे दिल्ली है, फिर पुदुचेरी का स्थान है, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सबसे 5वें स्थान पे आता है दादर नगर हवेली। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो पाया जाता है वह केरल में है, वो लगभग दोस्तों 1084 है। और सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों हरियाणा में पाया जाता है, वो 879 है। तथा दोस्तों सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात आता है पुदुचेरी का, तथा सबसे कम केंद्र शासित लिंगानुपात पाया जाता है दमन और दीव का जो कि है 618। तथा दोस्तों यदि हम सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश उसके पश्चात आता है और सबसे कम आएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। सॉरी दोस्तों यहाँ में था राज्यों में
सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है अरुणाचल प्रदेश में, और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात है अंडमान निकोबार द्वीपों में मिला है लगभग 968। अगर दोस्तों हम न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो राज्यों में सबसे कम होता है हरियाणा में जो कि 834 है, तथा दोस्तों यदि केंद्र शासित प्रदेश में बात करें सबसे कम दिल्ली में वो 871। अब दोस्तों हम बात करते हैं जनघनत्व के बारे में। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य जो है हमारे दोस्तों वो होता है बिहार, वो लगभग 1106 है। और सबसे कम जनघनत्व की बात करें दोस्तों तो है अरुणाचल प्रदेश, लगभग 17 है। तथा दोस्तों सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व की बात करें तो दोस्तों दिल्ली का स्थान सबसे ऊपर है। और सबसे कम केंद्र शासित जनघनत्व की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तथा दोस्तों अब हम बात करते हैं साक्षरता पे। तो साक्षरता में दोस्तों सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला हमारा जो स्थान हमारा रखता है वो केरल रखता है, और सबसे कम साक्षरता में स्थान रखता है बिहार राज्य। और दोस्तों यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे सर्वाधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लक्षद्वीप, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित राज्य है दादर नगर हवेली। अब दोस्तों अगर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों में दोस्तों आता है लोंगलेंग व किफर, और ये दोनों ही नागालैंड में है। अब बात करते हैं हम दोस्तों जनगणना 2011 के कुछ संक्षेप में बातें करते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहला पॉइंट हमारा आता है भारत के सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में। तो सर्वाधिक वृद्धि दर दादर नगर हवेली में लगभग 55.9%, और तथा उसके पश्चात आता है स्थान दमन और दीव का। तथा दोस्तों भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि की वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दोनों में मिला के पहला स्थान न्यूनतम में है नागालैंड का जो कि -6% है। उसके पश्चात आता है दोस्तों स्थान केरल का। चलिए दोस्तों ध्यान से सुनते रहिएगा। तथा दोस्तों बहुत ही फैशन के साथ पूछिएगा। ये पॉइंट जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को बीच में छोड़ के न जाएं और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिलों की बात करें तो थाड़े का पहला स्थान है, उसके बाद से उत्तर 24 परगना जो कि पश्चिम बंगाल में है। अब दोस्तों हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले 2 जिलों की। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले हैं दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और अनजाव जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब दोस्तों हम जीवन प्रत्याशा की बात करें तो भारत में जीवन प्रत्याशा जो है वह लगभग पाई जाती है 67.5% अर्थात 67.5 वर्ष है। कितना है दोस्तों 67.5 वर्ष है। तथा इसमें से पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है 65.8 वर्ष, और महिलाओं की 67.5 वर्ष जीवन प्रत्याशा भारत में पाई जाती है। अब अशोधित जन्म दर बात करें दोस्तों तो प्रति 1000 पे जनसंख्या 21.4 है, जिसमें से बिहार की 27.6 है और उत्तर प्रदेश की 27.2 है। तथा दोस्तों अगर अशोधित मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 पे जनसंख्या लगभग 7.0 है। तथा शीर्ष मृत्यु दर वाले राज्यों में दोस्तों पहला स्थान उड़ीसा रखता है, दूसरा मध्य प्रदेश रखता है और तीसरा छत्तीसगढ़। अगर न्यूनतम मृत्यु दर वाले राज्यों की बात करें दोस्तों तो न्यूनतम मृत्यु दर में नागालैंड पहला स्थान है, उसके पश्चात मणिपुर का, तथा दोस्तों तीसरा स्थान दिल्ली का है। मृतक मृत्यु दर जो है दोस्तों वह 167 है। तथा दोस्तों कुल प्रजनन दर जो है भारत में वो 2.3 है। अगर दोस्तों देश में शिशु मृत्यु दर की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, तो 1000 जीवित जन पे 40 है भारत में कुल मिला के, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 46 है शिशु मृत्यु दर और शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर 28 है। आगे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला जो राज्य है दोस्तों वह मध्य प्रदेश और असम संयुक्त रूप से है जिसकी 54 है। तथा उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर दोस्तों है 50 है, और दोस्तों यह उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य की बात की जाए तो गोवा और मणिपुर क्रमशः 9वें और 10 हैं प्रति 1000 जीवित जन्म दर पर। तथा दोस्तों देश में प्राकृतिक समृद्धि दर है वह 14.4 है,
और अधिकतम प्राकृतिक समृद्धि दर जो है दोस्तों बिहार, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में है। और न्यूनतम प्राकृतिक समृद्धि दर की बात करें दोस्तों तो गोवा में है और दूसरा स्थान केरल का है। तथा दोस्तों प्रजनन योग्य आयु वर्ग की बात करें तो 15 से 49 वर्ष है। अब बात करते हैं दोस्तों शिशु लिंगानुपात की। जी हाँ दोस्तों, शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु वर्ग में 0 से 6 बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। अर्थात दोस्तों 6 वर्ष तक के कुल जनसंख्या में 6 वर्ष तक में बालिकाओं की जनसंख्या को और भी 1000 कुल बालकों में जो 6 वर्ष तक के बालिकाओं की संख्या होगी उसे हम शिशु लिंगानुपात कहते हैं। अगर दोस्तों हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो किसी निश्चित वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु की संख्या तथा उसी वर्ष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अगर दोस्तों हम नवजात शिशु मृत्यु दर की बात कहें तो यह दर जो है यह प्रति 1000 सजीव जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 माह से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या का अनुपात है। तथा दोस्तों यदि हम कार्यकारी जनसंख्या की बात करें तो 15 से 64 साल तक है। तथा दोस्तों अनुत्पादक जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो यह 0 से 14 साल और 64 साल से ऊपर की जो जनसंख्या है वह अनुत्पादक जनसंख्या कहलाती है। अब दोस्तों स्टैंडबर्ग के अनुसार अगर बात की जाए तो स्टैंडबर्ग के अनुसार पहला पॉइंट क्या इन्होंने दिया था कि किसी देश के बाल आयु वर्ग की जो जनसंख्या यदि 40% से अधिक है तो यह जनसंख्या प्रगतिशील कही जाती है। तथा दोस्तों यदि किसी देश के बाल आयु वर्ग की जनसंख्या यदि 20% से कम है तो यह जनसंख्या अप्रतिगामी कहलाती है। तथा दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि यदि किसी देश में 65 से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या 8% से कम है तो यह जनसंख्या प्रगतिशील कही जाती है। तथा दोस्तों यदि किसी आयु वर्ग में 65 से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या यदि 16% से अधिक है तो यह जनसंख्या अप्रतिगामी कहलाती है। तो दोस्तों साक्षरता दर मापन में 7 वर्ष, जी हाँ दोस्तों ध्यान से, साक्षरता दर मापन में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की कुल जनसंख्या को शामिल किया जाता है। यहाँ दोस्तों कुछ फैक्ट है जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अगर दोस्तों हम न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो पहला स्थान बिहार जो सबसे अशिक्षित है यहाँ पे महिलाएं, दूसरा स्थान राजस्थान का आता है, तीसरा स्थान झारखंड का, उसके पश्चात जम्मू कश्मीर और 5वां स्थान दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों अगर हम उच्चतम साक्षरता स्त्री राज्य वाली बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा महिलाएं शिक्षित हैं, उसके नीचे मिजोरम तथा उससे कम लक्षद्वीप और तथा दोस्तों गोवा का स्थान उच्चतम स्त्री साक्षरता मामले में 4था स्थान है। तथा दोस्तों सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर वाले राज्यों की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है महिलाओं पुरुषों की साक्षरता में, उसके पश्चात सेकंड झारखंड है, थर्ड स्थान पे दादर नगर हवेली है, 4th स्थान पे जम्मू कश्मीर और 5th स्थान में छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। अगर दोस्तों न्यूनतम स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर वाले राज्यों की बात करें तो मेघालय में महिला पुरुषों के साक्षरता में सबसे कम अंतर है। तथा दोस्तों मिजोरम और केरल दूसरा स्थान रखते हैं और नागालैंड का इसमें तीसरा स्थान है। दोस्तों ये रहे हमारे भारत की जनगणना 2011 के पे आधारित जनगणना तथा के कुछ प्रशासनिक आंकड़े। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे ये आंकड़ों का कलेक्शन पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों आपको साथ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।